गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने आपको गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के बारे में बताया था, जिसमें कि गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों से पूरी होती है, जिसमें पहला आयोजन करना, उसके बाद उसका संगठन करना और तीसरा उसका मूल्यांकन करना। कल जैसा कि हम आयोजन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, आज हम उस प्लानिंग के पश्चात अपनी प्लानिंग को हम कैसे संगठित करेंगे या उसका हम संगठन किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परिवार के लिए हम कोई भी जो योजना है और उसका जो हम क्रियान्वयन है उसको करने के लिए हमें सारे के सारे जो हमारे जो उद्देश्य होते हैं उनको या जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उनको हमें एक जगह संगठित करना पड़ता है। परिवार के लिए आयोजित व्यवस्था को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। गृहिणी मनोरंजनात्मक एवं शिक्षा संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों का जो संगठन है वो इस प्रकार से करती है कि प्रत्येक सदस्य अपनी यथाशक्ति अपना योगदान प्रदान कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। किसी भी कार्य को करने की योजना बनाने के लिए सबके संगठन की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। पारिवारिक क्रियाओं को सही ढंग से संपादन के लिए बुद्धि, ज्ञान और क्रियाओं के सही संगठन की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। यहाँ पर संगठन का जो आशय है वो क्रियाओं का विभाजन करके और विभिन्न व्यक्तियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी के विभाजन से है। यानी कि हर व्यक्ति के परिवार में जैसे छोटा सदस्य है या बड़ा सदस्य है, उसकी सभी की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। उसी के आधार पर ही अपनी जो समस्याएं होती हैं उसका विभाजन प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकता अनुसार कर दिया जाता है। यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने कार्य का विभाजन करते हैं तो पारिवारिक लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वो आसानी से संपन्न हो जाती है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के आपस में मधुर संबंध बनाए रखना जो है वो अत्यंत ही आवश्यक होता है। पारिवारिक कार्यों के जो संगठन है उसके लिए गृह प्रबंधक को चाहिए कि वह परिवार के प्रत्येक जो सदस्य और रुचि की क्षमता के अनुसार ही कार्यों को उनकी इच्छानुसार विभाजित कर देना चाहिए। कार्य को संपन्न होने में कितना समय लगेगा और उस कार्य को किस क्रम में करना है, यह भी योजना करने के साथ साथ और उसको संगठन का यह भी एक प्रकार का हिस्सा होता है। साधनों के मध्य सही संबंध स्थापित करने की ही संगठन एक तरीके से प्रक्रिया होती है। अब अगर हमने योजना बना ली और योजना के पश्चात उनको संगठित करके परिवार के जो प्रत्येक सदस्य है उनको उनकी क्षमता के अनुसार हमने उनके कार्यों को बांट भी दिया। अब इसके पश्चात जो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग का आशय या कंट्रोलिंग का जो आशय है या तात्पर्य है कार्य की भली भांति जांच करना और यह मालूम करना कि योजना के जो अनुसार है वो चल रहा है या नहीं, यह नियंत्रण कहलाता है। जो पूरी जो गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसमें नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि योजना को क्रियान्वित करने में और उसको चलाए रखने में मदद करती है। अर्थात योजना को कार्य रूप देना ही नियंत्रण कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग दी गई हैं वैज्ञानिकों ने भी, कि नियंत्रण के जो द्वारा है योजनाओं को क्रियान्वित करने और उन्हें कुशलतापूर्वक पूरा करने और साधनों को संरक्षित करने में हमें सहायता मिलती है। और ये सारी चीज़ें हमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसमें नेतृत्व और परिवार के सहयोग और समूह में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब अनेक प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो समय समय पर दी गई हैं। अब आती है इसकी जो नियंत्रण है, नियंत्रण करने के पश्चात नियंत्रण जो है वो
इसके कुछ मुख्य स्टेप्स भी होते हैं। नियंत्रण हम किस प्रकार से करें, यानी कि आपने अपनी जो समस्याएं हैं उसका आयोजन कर लिया और उसके पश्चात उसका संगठन कर लिया, उसके पश्चात हमें उसका नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं वो इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। देखिए, नियंत्रण के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा जो स्टेप्स आता है वो है क्रियान्वयन करना, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा जो आता है उसकी जांच करना, चेकिंग करना। तीसरा है प्रोत्साहन देना, गिविंग इंसेंटिव। और चौथा जो आता है वो है समायोजन करना, एडजस्टमेंट। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे क्रियान्वयन। किसी भी योजना है उसको हमने बना लिया और उसके बीच में वो कभी उसको हम बीच में ही ना छोड़ दें, वरना बनाकर उसको अगर हमने प्रारंभ कर दिया और उसको हमने बीच में ही छोड़ दिया तो वो योजना जो है वो पूरी अच्छे से क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। कोई भी जो व्यक्ति है वो कार्य प्रारंभ करके उसे किस प्रकार से वो पूर्ण करता है, यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं पर भी कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं और हमने अपने उद्देश्यों को किस तरीके से हमने अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, यह सब हमें इसके अंतर्गत देखना पड़ता है। क्रिया का जो उद्देश्य है वो जितना महत्वपूर्ण होगा, क्रिया उतनी ही अति शीघ्रता से पूरी होगी। दूसरा आता है इसका स्टेप जो आता है वो है जांच करना, यानी कि चेकिंग करना। चेकिंग के अंतर्गत आता है कि योजना की जो प्रगति है वो आशा के अनुकूल है या नहीं, उसमें कहीं परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं है। इसके लिए उसकी जांच करना अति आवश्यक होता है, या हम उसी योजना का हम अच्छे से निरीक्षण भी करते हैं। घर के कार्यों को समय के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे कि सारे जो कार्य हैं वो समय पर पूरे हो जाएं। जांच का कार्य कई बार स्वतः ही संपन्न हो जाता है। जांच करने में शीघ्रता करनी चाहिए ताकि समय और साधनों को सुरक्षित रखा जा सके। कार्य और वस्तु के उचित स्वरूप और गुणों को जांचने के लिए नाप तोल के यंत्र हो गए, घड़ी, ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि केक है बनाते समय और उसको बेक करते समय हमें उसके टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, ओवन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। नियंत्रण के द्वारा यदि कोई कार्य विलंब से हो रहा है तो उसमें हम गति नहीं लाते, बल्कि वहीं हम अपनी उन त्रुटियों को सुधारने का एक प्रकार से हम उन त्रुटियों को दूर करने का भी उसी समय ही हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढते हैं। नियंत्रण का ही अगला जो हमारा जो स्टेप्स है वो आता है प्रोत्साहन। योजना को बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उचित विधि से कार्य करने की यदि हम उसको प्रेरणा दें तो उनमें उत्साह उत्पन्न हो जाता है और आगे भी वो कार्य व्यक्ति बहुत ही आसानी से और उत्साहित होकर करता है। कभी कभी आदेश देने पर परिवार के सदस्य जो हैं नाराज़ हो सकते हैं या उपेक्षा उनमें आ सकती है, परंतु यदि हम उनको किसी तरीके का कोई लालच दें, जैसे सपोज़ अगर हम बच्चों से कोई कार्य कराते हैं और बच्चों को हम किसी चीज़ का प्रलोभन दे देते हैं तो वो बच्चा वो कार्य बहुत ही आसानी से कर लेता है। और इसी कड़ी में नियंत्रण का जो लास्ट जो स्टेप है वो है समायोजन। समायोजन भी नियंत्रण का एक तरीके से महत्वपूर्ण इसका एक चरण है। योजना को क्रियान्वित करते समय कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें अपने निर्णय भी बदलने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपना उद्देश्य लेकर चला और हमें लगता है कि इससे बेटर और ऑप्शन हो सकती है तो हमें अपना बीच में भी डिसीज़न उसको बदलना पड़ सकता है। ऐसा तब होता है जब जिस समय योजना की अंतिम रूपरेखा बनाई जाती है और जिस समय उसे क्रियान्वित किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां तो वही होती है परंतु हमारी योजना ही अधूरी और दोषपूर्ण होती है, तो उसको पूरा करने में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी अवस्था में हमें अपनी पुरानी योजना को सुधार करके
उसको हमें बदलना पड़ता है। और इस प्रकार समायोजन का अर्थ होता है योजना की सफलता के लिए उसमें नए निर्णयों को निर्धारित करना। यानी कि हम सपोज़ कोई एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और अपनी उस उद्देश्य को लेकर हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, परंतु हमें उसको सक्सेस करने में बीच में हमको लगता है कि ये योजना हमारी सफल नहीं होगी और इसमें किसी तरह की बाधाएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती है। तो हमें अपनी जो उस नियंत्रण को हमें बीच में भी हम उसको बदला जा सकता है। इसी कड़ी में ही आगे है नियंत्रण की सफलता के कुछ आवश्यक तत्व भी हैं, जैसे कि उपयुक्त जो निरीक्षण यंत्रों का जो चुनाव है वो व्यक्तिगत व्यवस्थापक की दृष्टि से किया जाना चाहिए। दूसरा, नियंत्रण में तत्परता होनी चाहिए ताकि यह आवश्यक है तो समायोजन जो है वो प्रभावशाली उसको बनाया जा सके। स्थापित लक्ष्यों और वर्तमान में उपलब्ध साधनों के प्रकाश में नए निर्णय लेकर विशेषकर नई सूचनाओं के प्रकाशन में हमें बेहद ही सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये जो सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम जैसे सपोज़ अगर हम किसी को डायरेक्शन भी दे रहे हैं, तो जो डायरेक्शन अगर हम देते हैं बच्चों को, जैसे सपोज़ हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और उनकी जो आप उनको जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं वो एकदम से स्पष्ट होने चाहिए और जहाँ तक संभव हो वो बहुत ही छोटे रूप में भी उसको बताया जाना चाहिए। और कार्यकर्ता को निर्देश देने के बाद कार्य करने में स्वतंत्रता भी देनी चाहिए, यानी कि आपने अगर उसको एक बार निर्देश दे दिए हैं तो बारी बारी आप उससे ना पूछकर आप जब तक वो उस योजना को सफल नहीं कर लेता तब तक आप उसको बीच बीच में आप उसको इंटरप्ट नहीं करें, बल्कि उसको पूरी तरह से छूट दी जाए कि अब उसको ये कार्य जो है अपनी जिम्मेवारी के साथ उसको स्वयं ही संपन्न करना है। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी वो थी नियंत्रण। तो इसी कड़ी में ही जैसे ये गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसमें हमने जैसे पहले आयोजन है, दूसरा संगठन है, इसी कड़ी में ही संगठन के साथ ये नियंत्रण की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। अब हम इसका जो लास्ट जो स्टेप है वो है संगठन, वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।